हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 17 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 18 है। अपने इस पार्ट 18 में हम देखेंगे कि आज हमें किस विषय पर एसे लिखना है। तो वो विषय है अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर। तो उम्मीद है आज हम जब इस विषय को पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे तो इस विषय पर आने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी एसे आप काफ़ी सहज पूर्वक और काफ़ी गहन पूर्वक आप इसे लिख पाएंगे। तो हमें उम्मीद ये भी है कि आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखेंगे। देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ के माध्यम से अच्छे तरीके से लिखकर हमें टेलीग्राम चैनल पर सेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा एसे है 11 जुलाई 2021 का, दिन रविवार है। आपको अच्छे से पता है कि हम प्रत्येक संडे एक एसे आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो यूपीएससी में एसे का पेपर है वो पूरी तरीके से काफ़ी सहज आपके लिए बन सके। तो आज हमारा जो विषय हमने चुना है वो है अंतरिक्ष क्षेत्र, भारत एवं विश्व। वास्तव में हम इस विषय को इसलिए चुने हैं क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि आजकल स्पेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिल रहा है। नित्य नयापन में स्पेस में नए नए फील्ड में रिसर्च हो रहे हैं। तो हो सकता है यूपीएससी मूर्त विषय को लेकर आपसे इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगी तो आप आज इस पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद पूरे एसे राइटिंग को कैसे इस विषय पर लिखना चाहिए, किसी भी विषय पर आप लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको दे दे कि अंतरिक्ष क्षेत्र संभावनाओं का द्वार, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती भारत की महत्वाकांक्षा, आप उस पर भी लिख सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र भारत एवं विश्व के मध्य प्रतिस्पर्धा, आप उस पर भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। हम आपको, जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपसे वादा किया है कि लगभग हम आपको 30 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिन पर एसे आपसे पूछा जा सकता है उन टॉपिक को कवर कराएंगे। और इन टॉपिक को कवर कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन टॉपिक के जो मास्टर पॉइंट हैं या इन टॉपिक के जो मास्टर की पॉइंट हैं, आप उन की पॉइंट की मदद से उस टॉपिक को किसी भी तरीके से लिख लें। ठीक है, एज इट इज़ यही लाइन आएगी। हम इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करते और ना ही दावा करना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी है वो, क्लियर। तो वो कोई भी लाइन अगर आपको दे तो आप उस पर लिख सकें, ऐसा मास्टर आंसर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑलरेडी आपको हमने लगभग 8 एसे तो जो यूपीएससी में आए थे 2020 में, उनको कवर ही करा दिया है। साथ ही हमने आपको लास्ट टाइम शरणार्थी समस्या से रिलेटेड पूरा टॉपिक काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर कराया। आज हम आपको अंतरिक्ष क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक करा रहे हैं, यानी कि मोटे तौर पर हम आपको 10 टॉपिक कवर करा रहे हैं। ये हमारा 10वां टॉपिक है, लेकिन पार्ट हमारा ये 18वां है। अब आपके दिमाग में आया होगा जो नए बच्चे हैं कि सर बाकी के 8 पार्ट में क्या है। तो बाकी के जो 8 पार्ट हैं उसमें हमने बताया है कि एसे क्या होता है, एसे कैसे लिखना चाहिए, एसे में क्या दिक्कतें आती हैं, एसे में कोटेशन का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भूमिका कैसे लिखनी चाहिए, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, एसे में और जो हमारा एडिटोरियल होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो उम्मीद है कि पहले आप जो भी नए बच्चे हैं वो पार्ट 1 से पार्ट 8 देखेंगे, फिर उसके बाद आप चाहें तो पार्ट 18 डायरेक्ट देखें या आप पार्ट 9 पार्ट 10 देखें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपको पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देखना है। एक बात और, उसके बाद हम अपने इस एसे के विषय को शुरू करेंगे। वो बात ये कि एसे राइटिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा रहे, इसके लिए हमने 2 सीरीज शुरू की हैं। एक तो आपकी ये जो चल रही है ये है एसे राइटिंग सीरीज, ठीक है। इसके अलावा दूसरी सीरीज एक और है जिसको हम कहते हैं एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि ये जो एसे राइटिंग सीरीज है इसमें हम आपको बताते हैं कि एसे आपको कैसे राइट करना है। दूसरी जो सीरीज है एसे राइटिंग डिस्कशन, उसमें आप हमें लिख कर भेजते हैं एसे कि सर हमने ऐसे लिखा है, और फिर उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि इस एसे में बताए गए एसे को आप यहाँ पर लिख कर भेजते हैं। प्रश्न उठता है कहाँ लिखकर भेजना है, तो टेलीग्राम चैनल पर, श्री आईएएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लिखकर भेजना है।
PDF के फॉर्म में भेजना है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि वहां पर जब हम भेजेंगे तो ऐसे कब तक चेक होता है? ऐसे आपका 1 वीक में चेक होता है। जैसे आज आपने इस संडे को ऐसे लिखा अंतरिक्ष क्षेत्र भारत एवं विश्व, तो नेक्स्ट संडे आपको ये ऐसे चेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट मंडे को आपकी मॉर्निंग में ये ऐसे आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो कमियां होंगी वो भी। अब प्रश्न उठता है जो आप ऐसे चेक करते हैं वो कैसा चेक करते हैं? जो फ्रेम आप यहाँ बताते हैं क्या उसी फ्रेम पर? तो बिल्कुल भी नहीं। हम जो आप लिखकर भेजते हैं, आप ही को अपनी ही भाषा को और बेहतरीन तरीके से कैसे लिखना होता है हम वैसे बताते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर 20 बच्चों ने लिखकर भेजा तो 20 नए तरीके इसी विषय को लिखने के हम आपको और बता देते हैं। मोटे तौर पर अगर हम ये कहें कि हम अपने ही ऐसे को बार बार इरेज कर देते हैं, बार बार इसे गलत साबित कर देते हैं और बोलते हैं कि इसका बेस्ट फॉर्म ये है, बेस्ट फॉर्म ये है। यानी कि कॉपीराइट यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ बस एक ही चीज़ को तरजीह दी जाती है, वो है आपकी मौलिकता को, ठीक है। तो इतनी बातें समझ के, जब इतनी समझ गए तो अब हम इस विषय से थोड़ा हट के अब अपने आज के इस टॉपिक पर चलते हैं ताकि आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आज का जो टॉपिक है अंतरिक्ष क्षेत्र भारत एवं विश्व, ये आप ये मानकर चलिए कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टॉपिक है। बेस्ट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बचपन से लेकर आज तक सुनता ही आ रहा हूँ, आज तक इसको पढ़ता ही आ रहा हूँ, आज तक इस पर रिसर्च ही कर रहा हूँ। और ख़ास बात ये है कि इस टॉपिक का जो बीजारोपण है मेरे मन मस्तिष्क में, वो मेरे पिताजी ने किया। जब मैं उनके साथ सोता था, जब मैं उनके साथ मतलब सोता हूँ, सोता था क्या, जब मैं उनके साथ सोता हूँ तो वो मुझे हमेशा बताते हैं कि ये जो स्पेस है ये कैसा है, स्पेस के बाहर क्या है। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट नहीं है, बट वो साइंस से भी ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने उस समय भी मुझे बता दिया था कि रॉकेट कैसे जाता है, रॉकेट कैसे वापस आता है, रॉकेट में स्टेजेस ऐसी क्यों होती हैं, 3 स्टेजेस क्यों होती हैं, 4 स्टेजेस क्यों होती हैं, रॉकेट में 3 इंजन क्यों होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें बता दी थी। तब मुझे लगता था कि वाह, इनको इतना नॉलेज है। उस समय कैसे कल्पना चावला आई, कैसे कल्पना चावला को दिक्कत हुई, क्या कहानी थी, सब कुछ उनको पता था। और ये सब कहाँ से पता हुआ? एडिटोरियल और न्यूज़पेपर से। तब मुझे इस पे एक जागरूकता हुई कि स्पेस की फील्ड के बारे में थोड़ा जाने, और यही रीज़न था कि मेरी जितनी भी स्टडी पूरी रही वो साइंस की फील्ड में ज़्यादा रही। बट लास्ट टाइम जब हमने इंटरेस्ट देखा कि इस फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं, हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो या सोशलॉजी हो या ज्योग्राफी हो, ये भी फील्ड काफ़ी अच्छी हैं, तो इनको भी पढ़ा गया। तो वही बात है। तो ये टॉपिक आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप मजबूर कर देंगे एग्जामिनर को अंक देने के लिए। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में कुछ बातें ऐसी होंगी जो एग्जामिनर की लाइफ से भी गुजरी होंगी। तो वो बातें क्या करेंगी कि एग्जामिनर को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर देंगे, और जो ही एग्जामिनर भावनात्मक रूप से प्रभावित होगा, उसकी भावनाएं जब पुराने उसके बचपन की याद उसको दिलाने लगेंगी तो वो आपको अंकों में बढ़ोतरी कर देगा। और यही कला सब में नहीं डेवलप होती। तो उस कला को हम यहाँ बताएंगे कि कैसे आप एग्जामिनर के बचपन की यादें उसके सामने तरोताज़ा कर सकते हैं, तो वो आपको अंक दे देगा। और जब आप बचपन की यादें उसके साथ तरोताज़ा करते हैं तो वो ये समझ लेता है कि ये जो बच्चा है या जो अभ्यर्थी है या जो ये बच्ची है ये काफ़ी मौलिक है, इसके विचारों में मौलिकता है और इसके विचारों में बालपन से लेके श्रेष्ठ जन तक की अभिव्यक्ति है। ये दूरगामी भी है तो बचपन का भी इसमें अभी बालपन है, अटखेलियाँ भी हैं तो कहानियाँ भी हैं। ये चीज़ें वो समझ जाएगा। यानी कि वो ये समझ जाएगा कि जो अभ्यर्थी है इसका माइंड कूल के लिए कूल है, डेंजरस के लिए डेंजर है। हर एक व्यक्ति से हर एक सिचुएशन में निपटने की इसके अंदर डीलिंग है, कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी बिल्डिंग को देखते हुए आपके कैरेक्टर को वो रिव्यू कर लेगा, और जो ही उसने आपके कैरेक्टर को रिव्यू किया देन आपके अंकों में वो बढ़ोतरी कर देगा। ठीक है, तो हम इसे उसी तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो ऐसे है ये मूर्त विषय है कि अमूर्त विषय है।
आप में से अधिकांश बच्चों को हमने बता दिया है पार्ट 8 से पार्ट 1 में कि अमूर्त विषय क्या होता है और मूर्त विषय क्या होता है। अमूर्त विषय का मतलब ये होता है जिसमें विषय की हमें जानकारी नहीं होती। मूर्त विषय का मतलब होता है जिसमें विषय की जानकारी है, सब्जेक्ट पता है। जैसे आपको अंतरिक्ष इसमें पता है, तो अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में महिला को थोड़ा ना लिख देंगे कि महिलाएं भारत में ऐसी हैं। हाँ, अंतरिक्ष में महिलाओं को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में महिला सशक्तिकरण के बारे में ही पूरा टॉपिक लिख दें, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप वर्तमान सांप्रदायिकता को लिख दें तो ये नहीं चलेगा, है ना, या वर्तमान विविधता को लिख दें, ये नहीं चलेगा। ये आपका अमूर्त विषय में चलेगा। मान लो अमूर्त विषय में आपको दे दे कि मानव जीवन सहज नहीं है बल्कि इसे सहज बनाया जा सकता है। अब ये क्या है? सहज नहीं है। सहज जो वर्ड है और मानव जीवन है, पता ही नहीं है इसमें हमें क्या क्या लिखना है, सहज कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो हर एक फील्ड उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको इसमें दे दें अमूर्त विषय में शिक्षा एक साध्य नहीं साधन है, तो आप कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं अमूर्त विषय में। मूर्त विषय में आपको सब्जेक्ट दिया है, भारत दिया है, विश्व दिया है आपको। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए कि ये मूर्त विषय है। अब हम इसको एक एक करके इसके कलपुर्जे को पहले इनकोड करेंगे, और इनकोड करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। और जब हम सारे पॉइंट आपको बता देंगे तो फिर उन पॉइंट्स को हम आपको पूरी एक स्टोरी के फॉर्म में भी लास्ट में पूरा बता देंगे। और जब स्टोरी बता देंगे तो आप उस स्टोरी को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के बाद आप पीडीएफ देखना, पीडीएफ देखने के बाद आप अपनी कलम को उठाना और कलम को उठा के एसे को राइटिंग करने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहले हम इसके पूरा ऑपरेशन करते हैं, इसके एक एक पुर्जे, एक एक पार्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, कैसे एंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यही काम आपको एग्जाम हॉल में करना है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले किसी भी विषय में कैसे पॉइंट को निकालते हैं वो बताएंगे, और जब ये बता देंगे फिर उसके बाद हम कहानियां बनाएंगे। तब तो अच्छा होता है ना कहानियां बनाने का, हमारे पास इक्विपमेंट्स तो पता चल जाएं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे इस घर को बिल्ड करने में। फिर उसके बाद हम उसमें डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। देखना पूरा वीडियो है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर दें और लास्ट में देखें, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको इनकोड करते हैं पूरी तरीके से। तो जो हमारा विषय है उसे हम पहले लिख लेते हैं। विषय क्या है हमारा? अंतरिक्ष क्षेत्र भारत एवं विश्व, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसा विषय मिले, ठीक है, कि अंतरिक्ष क्षेत्र भारत एवं विश्व, तो आप यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी आपको पता चल गई। एक तो ये पता चल गया भारत है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा ये पता चल गया विश्व है यहाँ पे। अब एक और बात बताएं, हो सकता है कभी आपको अंतरिक्ष क्षेत्र से रिलेटेड ऐसे दे दे, बट वहां पे आपको इंडिया के बारे में मेंशन ही ना करे और ना ही उसमें वर्ल्ड के बारे में मेंशन करे, तो आप क्या करेंगे? तब भी आप ये करेंगे कि 75% वर्ल्ड को नहीं लिखेंगे, आप वर्ल्ड को केवल 25% में ही समेटेंगे। 75% आप इंडिया को लिखेंगे। समझ गए? कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक में स्पेस से रिलेटेड अगर बात आती है तो वहां पे आप 25% में वर्ल्ड को लिखेंगे और 75% में इंडिया को लिखेंगे। आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा क्यों? तो इसलिए क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ है? इंडिया में। करंट में एग्जाम यूपीएससी कहाँ ले रही है? इंडिया में। तो भाई इंडिया का ही तो लिखोगे, समझ गए? तो इंडिया को लिखना है। ये बातें नॉर्मल बातों बच्चों को नहीं पता होती हैं, वो बस शुरू करते हैं और लिखते रहते हैं, विश्व में ये हो रहा है, विश्व में वो हो रहा है। ये नहीं करना है हमें। विश्व को केवल 25% में समेटना है। अब प्रश्न उठता है 25% का मतलब 1200 वर्ड का ऐसे आता है। 1200 वर्ड में आप इसको प्रतिशत में अगर डिवाइड करते हैं तो 300, ठीक है, 300 और 300, यानी कि 3, 6, 9, 12। ये हो गया आपका 25%, ये हो गया 25%, ये हो गया 25% और ये हो गया 25%। अब आप समझिए कितने वर्ड हमें लिखना है? 300 वर्ड हमें लिखना है। बाकी हमें जो 900 वर्ड लिखने हैं उसमें किसको लिखना है? उसमें हमें लिखना है इंडिया को। क्लियर?
तो ये आपको एक भूमिका पता चल गई। जब भी आप एग्जाम हॉल में देखेंगे तो ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे माइंड में कि इंडिया नहीं दिया है, इंडिया को इतना करना है। मान लो महिलाओं पे आ जाए टॉपिक, ठीक है, तो आप उसमें महिलाओं में 75% महिलाएं ऐसे कर देंगे और 25% महिलाएं ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अब एक और बात बताएं, कई बार होता है कि ऐसे में केवल विश्व ही होता है, अंतरिक्ष का मान लो फील्ड नहीं हुई, कोई और हुई कि विश्व में बढ़ते हुए शरणार्थी संकट के बारे में, ठीक है। तब समस्याओं में जानते हो, समस्याओं में आप विश्व को फिर 75% दोगे, तारीफ में फिर भारत को 25% बताओगे। समझ गए? मतलब जैसे शरणार्थी संकट था, आपने देखा होगा शरणार्थी संकट में 75% हमने विश्व को कवर किया है और 25% हमने इंडिया को कवर किया है। क्यों? क्योंकि ये बुरी बात है, इंडिया में इतनी बुराइयां नहीं हैं, इंडिया में अच्छाइयां हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो अब प्रश्न उठता है कि इसमें हम पॉइंट सर कैसे बनाएंगे। अंतरिक्ष का तो हमें आ भी नहीं आता, कौन कहता है आपको आ नहीं आता? देखो, मुझे गुस्सा आती उन बच्चों पे जो ये कहते हैं सर मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप गधे होते तो आप यकीन मानिए कि यूपीएससी के बारे में सोच भी ना पाते। आपके अंदर अद्भुत कुछ है, इसीलिए तो आप यूपीएससी के बारे में सोच पाए। और सोच ही लीजिए बस, हर एक जो व्यक्ति होता है उसको कुछ नहीं पता होता है। आज जिस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करके आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमें नहीं पता थी टेक्नोलॉजी, लेकिन धीरे धीरे सीखते गए और इतना सीख गए कि इसमें इतने महारथी हो गए हैं कि इस टेक्नोलॉजी बनाने वाले सॉफ्टवेयर कंपनी से भी ज़्यादा हम जानते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सोच सकते हो ना? तो वही है, धीरे धीरे हम सब सीखते हैं हर चीज़ के बारे में। क्लियर? तो उम्मीद है आप भी सीखिए। कुछ भी नहीं पता है कोई बात नहीं, सीखिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपके मन में आएगा सर हमें तो इसका का भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है आपको का? रोज तो सुनते हो। अब आप ही के दिमाग से हम चलते हैं, क्या करना है? अंतरिक्ष क्षेत्र दिया है, ठीक है, तो अब दिमाग में तुरंत ख्याली पुलाव आना चाहिए। बचपन में एक कविता पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन में चंदा को हम मामा कहते थे। बचपन में हमारे यहाँ सप्त ऋषि की बातें आती थी। जब हमने एंशियंट टाइम पीरियड देखा तो वहाँ पे वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हम कई प्रकार के हथियार सुनते हैं। कौन कौन से? पाशुपात्र सुनते हैं, ठीक है, हम ब्रह्मास्त्र सुनते हैं, ठीक है, हम अग्नेयास्त्र सुनते हैं, हम एक और सुनते हैं क्या, जो यान था रावण का, ठीक है, रावण का विमान यानी कि पुष्पक विमान सुनते हैं, ठीक है। ऐसे ख्याली पुलाव आने चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे देखो कि विश्व ने पहला कदम कब बढ़ाया? 1960 में सोवियत रूस ने, ठीक है, उसके बाद यूएसए ने, ठीक है, उसके बाद अपोलो 11 ने, ठीक है। ये कई मिशन हैं, आप इनको बताते जाइए। जब इनको आपने बताया फिर आप इससे आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़ना है? इसरो के बारे में। इंडिया में इसरो की समस्या क्या थी? तो इंडिया में इसरो कब आया? आज़ादी के बाद। आज़ादी के कितने दशक बाद? लगभग 2 से 3 दशकों के बाद, ठीक है। किसने शुरुआत की? विक्रम साराभाई। ऐसे दिमाग में बस फ्रेम बनाते जाइए, ठीक है, कि विक्रम साराभाई। अब इससे आगे चलिए, थोड़ा पीछे, मतलब बैकग्राउंड में आइए, क्योंकि तुरंत पॉइंट सारे नहीं याद आएंगे। मेडिवल टाइम पीरियड में या कहें मॉडर्न टाइम पीरियड में कौन कौन था? तो आपने जय सिंह को सुना है, ठीक है, राजा जय सिंह को। फिर आपने टीपू सुल्तान को सुना है। तो इन लोगों को आपने सुना है, आप इनको यहाँ पे मेंशन करते जाइए। अब जब आपने इनको मेंशन करने की शुरुआत कर दी, ठीक है, दिमाग में तुरंत फिर कुछ और पॉइंट आ गए। क्या? 5G आ गया, ठीक है, 2G से शुरू हो गई यात्रा। क्लियर? इतनी बातें जब हो गई, दिमाग में आया क्रायोजेनिक इंजन। ऐसे पॉइंट बनाओ, क्रायोजेनिक इंजन। करंट में आपने देखा होगा एमी सेट के बारे में, ठीक है, करंट में आप देखा होगा PSLV के बारे में, करंट में आपने देखा होगा चंद्रयान के बारे में, करंट में आपने देखा होगा गगनयान के बारे में। ऐसे पॉइंट आप लिखते जाओ सारे, क्योंकि यही तो आपकी कहानियां बनाएंगे। क्योंकि इतनी कहानियां जब आप देख लेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे वाह इतने सारे पॉइंट। जो लोग कहते हैं ना कि सर हमारे पास पॉइंट नहीं होते, उनको यही तो दिक्कत होती है कि उनको पॉइंट होते हैं बट वो लिखना नहीं चाहते हैं, उनको पॉइंट पता ही नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसरो के आप देखते हो तो हमेशा सुनते आए हो कि 1960 के दशक से इसरो क्या करता था? साइकिल पे यात्रा करता था। क्लियर? साइकिल से पहली बार इसने रॉकेट की शुरुआत की थी, तो आप इसका यहाँ पे जिक्र कर देंगे। अब जब यहाँ पे इतने सारे आपके पॉइंट हो गए, ठीक है, तब अब दिमाग में आता है कि इसरो ने सबसे पहले कब शुरू किया? तो इसरो ने 1975 में किस चीज़ की शुरुआत की? आर्यभट्ट की। क्लियर?
तो यहाँ से आप अपनी यात्रा की इनकी बात बताएंगे। क्लियर। अब यहाँ से जब आप चलते रहे तब आपको कुछ नाम याद आने चाहिए। कौन किसका किसका नाम याद आना चाहिए? राकेश शर्मा का नाम याद आना चाहिए। आपको इसमें कल्पना चावला का नाम याद आना चाहिए। ठीक है। आपको इसमें सुनीता विलियम्स का नाम याद आना चाहिए। अभी 3 दिन पहले कौन गई हैं बताइए? कल ही हमने आपको इसमें नाम बताया था, क्या नाम था? बांदला, है ना? वो कुछ बांदला उनका नाम है, सुशीला बांदला या सुंदीसा बांदला, जो भी है, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इतना ज़रूरी नहीं होता है कि हम सारे नाम याद रखें। ठीक है। फिर भी बस पता होना चाहिए हाँ उनका नाम बांदला है। क्लियर। इतनी बातें जब आपने बता दी तब फायदा क्या हुआ? तुरंत पता चला टेलीविज़न बनने लगा, इसरो ने रिकॉर्ड तोड़े। ठीक है। 104 उपग्रह बनाए, आदित्य L1 हमने शुरू किया, आदित्य मिशन, हमने चंद्रयान तो बता ही दिया, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं? गगनयान, मिशन शक्ति भी हमने बना दिया। क्लियर। मिशन शक्ति के साथ चाइना क्या कर रहा है? एक कृत्रिम सूर्य बना रहा है, कृत्रिम चंद्रमा भी बना रहा है। ठीक है। हम मंगल पर क्या करने जा रहे हैं? बस्तियां बसाने जा रहे हैं, पर्यटन की भी शुरुआत करने वाले हैं। क्लियर। तो ऐसे इतने सारे आपके देखो पॉइंट आ गए, सोच सकते हो इतने सारे पॉइंट आ गए। इन्हीं को हमें लिखना है बस। अब इन्हीं को हम कहानी के रूप में आपको गढ़ के बता देंगे, पूरी कहानी कैसे आपको गढ़नी है। इतने पॉइंट अगर आपने क्रिएट कर लिए माइंड में एक साथ, तो यकीन मानिए कि आप बहुत ही, आपका जो नॉलेज है एग्जाम हॉल में परिपक्व है। सोचो 5 मिनट में आप अगर इतना पॉइंट निकाल ले रहे हो, 15 मिनट में, 5 मिनट में 1200 शब्दों को लिखने के लिए, तो इससे ज़्यादा क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए? विश्व के बारे में भी आप बता रहे हो, भारत के भी बारे में बता रहे हो, होप मिशन, होप प्रोब मिशन, ठीक है, स्पेस एक्स के बारे में आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हो। ठीक है। तो इन सब का आप जिक्र करो, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन बनेगा। ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए तो इन्हीं को हमें कहानी में गढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि कहानी की हम शुरुआत कहाँ से करें और कहानी का एंड कहाँ पे करें। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? बिल्कुल अपने घर से। अपने घर से। आपका माना है सर अपने घर से कैसे? अरे मामा जी को और ट्विंकल ट्विंकल जी को कहाँ छोड़ाएंगे, इन्हीं से तो शुरुआत करेंगे। अब प्रश्न उठता है ठीक है, कहानी का एंड कहाँ से करेंगे? तो अपने इसरो भाई साहब से एंड करेंगे कि इसरो कैसे नई नई इबारत लिख रहा है, और लिखे ही क्यों ना, क्योंकि ये नया भारत है। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना। अब आप लोग करते क्या हो कि हर जगह पढ़ते तो हो, बट ये नहीं सोच पाते हो कि हम पॉइंट्स को कहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करें। ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि इसरो नए भारत के निर्माण में नए नए कीर्तिमान रचेगा, ऐसा एक इतिहास बनाएगा जिसको दुनिया देखेगी। और आप यहाँ पे विक्रम साराभाई का भी स्टेटमेंट दे दो कि भारत की प्रतिस्पर्धा अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ बढ़ाने की नहीं है, बल्कि मानव कल्याण को प्रज्वलित करने की है, उसको सहेजने की है। तो लास्ट एंड भी आपका अच्छा हो जाएगा, तर्क भी हो जाएंगे, तथ्य भी हो जाएंगे, पॉइंट भी हो जाएंगे, और एग्जामिनर को कहानियां भी मिल जाएंगी। कहानियों के साथ उसको तथ्यपरक ज्ञान भी मिल जाएगा, विषय की गहनता भी मिल जाएगी। तो आप ये बताइए भाई साहब, 125 नंबर के एसे में उसके पिताजी भी आपको 90 नंबर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बशर्ते अगर आप लिख कर ऐसा आए, कोई पॉइंट छोड़े नहीं, करंट से आपने ऐड कर दिया, कहानियों को बेहतरीन तरीके से बता दिया, भविष्य की दूरदृष्टि सोच को बता दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा वाओ नाइस राइटिंग। क्योंकि ये बातें इतनी आप किसी भी एसे की बुकलेट में देख लें, किसी भी एसे की बुकलेट में आप लोग मांगते तो रहते हो हमसे पीडीएफ वाले में कि सर फलाना टॉपर्स का एसे का बुक आया है, उसका एसे का बुक दे दीजिए, सर फलाना उनका ये आया उसका दे दीजिए। उनकी एक सीमा है, वो अपडेट नहीं है, समझ गए? इसलिए हम हमेशा कहते हैं दूसरों की कॉपी करने की अपेक्षा खुद का ओरिजिनल वर्जन बनो और खुद पर यकीन रखो। आपको लगता है उन्होंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से अपनी कहानी शुरू की होगी? आपको लगता है उन्होंने चंदा को मामा बताते हुए अपनी कहानी शुरू की होगी? आपको लगता है कि क्या कभी उन्होंने सप्तऋषि के बारे में, वेदों और पुराणों के बारे में, पशुपास्त्र के बारे में, पुष्पक विमान के बारे में बातें कही होंगी? आपको लगता है क्या कभी वो स्पेस एक्स के साथ साथ इसरो की तुलना करेंगे?
आपको लगता है कि उनका जो निष्कर्ष होगा वो नए भारत के निर्माण में इसरो की भूमिका से जुड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को उसमें लिंक करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस थिंकिंग प्रोसेस से अपनी बुकलेट नहीं लिखी है। उन्होंने आपको सूचना देने के लिए बुकलेट लिखी थी, आपके अंदर मौलिकता को डेवलप करने के लिए नहीं लिखा है बुक। कोई भी संस्थान नहीं लिखता है। बुकलेट सिर्फ इसलिए होती है कि आपके अंदर जानकारी आए, आपके अंदर मौलिकता आए, ये नहीं करती बुकलेट। इसीलिए आपको अलग अलग चीज़ों को देखना होता है, करंट को समझना होता है, अपडेट होना पड़ता है। 2G से 5G की कहानी क्या है? अपडेशन का तो वर्क है। अब 5G अभी आया है 2020 के बाद, ठीक है। उनकी जो बुकलेट है 2018 में लिखी गई, 2019 में लिखी गई। तो आप क्या हैं? 2 वर्ष पीछे हैं किन से? जो नए अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहा है। इसीलिए जब आप मेंस में जाते हैं, जो जिनको एक शब्द यूज किया जाता है बुड़भक, जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो जब जाते हैं यूपीएससी में आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो क्यों नए बच्चों को बीट नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपडेट नहीं होते। वो अपने उसी पुराने नोट्स, पुरानी किताबें, पुराने ग्रंथों को समेटे हुए होते हैं। समझ गए? अब हमने आपको जितने पॉइंट बताए, इसके बाद आप पॉइंट सोचिए और पॉइंट सोचिए, लेकिन उम्मीद इतना है कि इसके बाद आपके पास कोई पॉइंट बचेगा ही नहीं। आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं और नया? ज़्यादा से ज़्यादा यही जोड़ेंगे कि साहब चाइना इस समय प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यही जोड़ेंगे कि नासा का कोलैबोरेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यही जोड़ेंगे कि यूएई का होप प्रोब मिशन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यही जोड़ेंगे कि अरब कंट्री भी अब इन्वेस्टमेंट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें यही जोड़ेंगे कि अमेजोन के सीईओ टहलने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या जोड़ेंगे? और यही सब तो इसमें जुड़ा हुआ है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपको 1 चम्मच खीर भी मिल जा रही है ना, तो ये कहा जा सकता है कि आपने खीर खाई थी। भगवान कृष्ण ने जब ये सब लोग 14 वर्ष के वानप्रस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अर्जुन और इनके जितने भाई हैं और द्रौपदी के साथ में, तो दुर्वासा ऋषि को आना था उनके दरबार में, उनके घर में। तो दुर्वासा ऋषि अपने कई सारे शिष्यों के साथ में, शिष्यों को कह रहा हूँ, अपने कई सारे आचार्यों के साथ में पहुँच गए वहाँ पे। तो दुर्वासा ऋषि को जब अर्जुन ने देखा और युधिष्ठिर ने देखा, तो उनको लगा कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, अब कोई अतिथि आया है तो उनके अतिथि का सम्मान करना जरूरी है। तो आतिथ्य पूरी तरह डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे भूख लगी है बहुत तेज और मुझे खाना खाना है। तो अर्जुन को तो पता था कि पांचाली खाना खा चुकी है, मतलब द्रौपदी, और जब पांचाली खाना खा लेती तो खाना बचता नहीं है, ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अर्जुन ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे कोई व्यवस्था करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि से वो कहते हैं कि ऋषवर आप पहले नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, और स्नान करके जो ही आएंगे खाना लगा हुआ मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। दौड़ते भागते अर्जुन और युधिष्ठिर पांचाली के पास पहुँचे। पांचाली से पूछते हैं कि ये बताओ कि भोजन में कुछ है क्या, क्योंकि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और वो हमारे यहाँ आतिथ्य आज बने हुए हैं। तो पांचाली बोलती कि नहीं कुछ भी नहीं है, बर्तन में तो सब खाली है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, दुर्वासा पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा ऋषि है, खुश हो जाएगा तो ऐसा वरदान दे देगा कि जीवन भर आप धन्य हो जाएंगे। कुंती से खुश हो गया तो इसलिए उनको वरदान दे दिया कि जो इच्छा करोगी वही बेटी आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने इच्छा किया पुत्र प्राप्ति का, तो नाबालिगपन में ही उनको कर्ण मिल गया सूर्य की आराधना करने पे, ठीक है। तो वही चीज थी दुर्वासा के अंदर। अब दुर्वासा ऋषि से बचना है तो पांचाली ने याद किया अपने परम ईश्वर, परम पिता परमेश्वर को, कान्हा को, कि आ जाइए। कान्हा पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा पांचाली देखो तुम्हारे मटके में कुछ तो होगा। तो पांचाली ने देखा कि क्या है, तो पता चला एक चावल का दाना था। तो एक चावल का दाना लेकर वो पांचाली परमपिता परमेश्वर कृष्ण से कहती हैं कि एक है, आधा आप खा लो और आधे में सारे जग को खिला दो। तो परमपिता परमेश्वर ने जो ही वो पूरा चावल खाया तो आधा खुद खा लिए, आधा उन सभी दुर्वासा ऋषि को खिला दिए। दुर्वासा ऋषि जो ही डुबकी लगा के ऊपर निकले तो पता चला अरे उनका तो पेट पूरा भरा है।
वो बेचारे दबे पांव चुपके से भाग गए कि कहीं अर्जुन देख ना ले और खाने के लिए कहेगा, पेट मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है, तो चुपके से चले गए। इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का यही मतलब है कि हम आपको जो भी चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है, हमने जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे ये अपडेट होंगी, अप टू डेट होती हैं, और इनको अगर आप नहीं समझ पाए तो आप कितने भी ग्रंथ और कितनी भी पोथियां पढ़ लें, मज़ा नहीं आएगा। यूपीएससी में, ऐसे में अंक इसलिए नहीं मिलते कि एग्जामिनर को दिक्कत है, एग्जामिनर के सामने हम वैसा व्यू प्रेजेंट नहीं करते इसलिए हमको अंक नहीं मिलते। अगर हम बेहतरीन तरीके से वहाँ प्रेजेंट करें, बेहतरीन तरीके से हम उनको उत्तर दें, कहानियों को अच्छे से लिपिबद्ध करें, तो वो आधे में ही उनका पेट भर जाएगा, और पेट भरने के बाद नंबर दे के चुपचाप आपकी कॉपी रख देंगे। समझ गए? तो इसीलिए आप लोग इधर उधर भ्रमित मत हो, जितना हम पढ़ा देते हैं उतना बहुत होता है, बहुत एनफ है। उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को देखें, हमारी पीडीएफ देखें, अपडेट कर लें, और फिर आप जब रोज करंट में कोई ना कोई घटना देखा करें तो उसको इसमें ऐड करते जाया करें, तो आपका ये जो ऐसे है और ज़्यादा अपडेट वर्जन का बन जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतनी बातें आपको नहीं पता होती हैं, लेकिन होता है कि हम सुनते रहते हैं कि हाँ ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, तो इसलिए हम भी करते रहते हैं। तो गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि वही बात है ना, जब 10 लाख उल्लू एक ही डाल में बैठ के कहेंगे कि भाई अभी दिन है, तो हंस या तो उड़कर चला जाए या तो हंस को वही बात माननी पड़ेगी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन हमारा तरीका यही है कि 180 प्लस अगर आपको ऐसे में हम दिलाएंगे तो इसी दावे के साथ दिलाएंगे कि हम आपको मौलिकता से भरे ऐसे लिखाते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कराते कहीं से। आप पूरी दुनिया की कोई बुकलेट उठाकर देख लीजिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक मज़ा आ रहा है, छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक लड़के ने अभद्रता की थी, ठीक है, हमारी यूपीएससी बुक पीडीएफ ग्रुप में, तो उसने काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ भी दी थी। गालियों के साथ में उसने एक बात बहुत अच्छी लिखी थी, मतलब उसने लिखा था श्री आईएएस एकेडमी कॉपी पेस्ट करती है हर एक चीज़ का। मुझे आज तक ये नहीं लगा कि कॉपी पेस्ट अगर हम करेंगे तो आपके सामने बोर्ड में हम यहाँ पे कोई चीज़ें लेकर आएंगे, ऐसे में ये जितनी भी बातें बताई ये कॉपी पेस्ट होंगी किसी न किसी बुकलेट की, किसी न किसी संस्थान की। तो प्रूफ करो कहाँ से कॉपी पेस्ट हो रहा है ये सब, ये कहाँ पे कंटेंट इतना बिल्कुल इसी लैंग्वेज में, इसी दिशा में दिया है। अब यहाँ पे देखो मूर्खता यही होती है, अंतरिक्ष शब्द तो भाई सब जगह मिलेगा ना, ये हम कहीं से नया थोड़ा ना जोड़ लाएंगे कि अंतरिक्ष को हम अंतरिक्ष कहना शुरू कर दें तो कह दें कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ नहीं हो सकता, अंतरिक्ष अंतरिक्ष ही होगा। और वैसे भी जो संस्थान ने कॉपी लिखी, जो बुकलेट लिखी, वो माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आए थे, उन्होंने भी दुनिया में देखा है सब कुछ। और जिन संस्थानों की आप बात कर रहे हैं जो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, हमें उनको भी पता है कि कौन सी बुकलेट से कौन सी लाइन किस जगह से कहाँ से उन्होंने कॉपी पेस्ट की है। कॉपी पेस्ट ये दुनिया है भाई, हर एक व्यक्ति कॉपी पेस्ट करता है। आप भी सब जब सुबह उठते हो तो किसी न किसी हीरो या किसी न किसी हीरोइन की तरह बनना चाहते हो, कॉपी पेस्ट ही तो करते हो। तो कॉपी पेस्ट ये दुनिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि इस कॉपी पेस्ट में आपकी मौलिकता कितनी है। कॉपी पेस्ट सबका होता है, वही राज्य में छोले सभी बनाते हैं, बस मसालों का अंतर हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोला आप अपने घर के गार्डन में उगाते होंगे, उग ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। खैर, हमने आपको पॉइंट बताए थे, आपके मन में अब जिज्ञासा जग रही होगी कि सर उस पॉइंट को कहानी के रूप में बता दो जल्दी से, ताकि हम भी अब खाना ना खा लें, बहुत तेज भूख लगी है, और खाना खाने के बाद फिर हम आपके इस ऐसे को लिखकर भेज दें। वैसे भी आज संडे है, कपड़े भी बहुत धोने हैं, मतलब आप लोगों को धोने होंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम बिना देरी किए अब आपको ये पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। आंख बंद करके बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको क्रिएट करके बता दिए हैं। ठीक है, और जब आप कहानी सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें अपना ऐसे किस तरीके से लिखना चाहिए होता है, और कैसे हम भाषाओं को बेहतरीन से और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो बिना देरी के हम आपको अपनी कहानी सुनाते हैं और ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि हाँ, किस तरीके से ऐसे राइटिंग में भाषा शैली को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। ये जो हमारी कहानी होगी, इस कहानी में हमने 6 पार्ट रखे हैं।
ठीक है, मतलब हम बेसिक बताएंगे अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में शुरू में, फिर विश्व की भ्रमण की यात्रा को जिक्र करेंगे, फिर भारत के कदमों को बताएंगे, सार्थकता को बताएंगे, भविष्य और चुनौतियों को बताएंगे और समाधान को बताएंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए हमारा निष्कर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि मानव संस्कृत ने जब सभ्यता की ओर अपने कदम रखे तो अतीत से ही वो अंतरिक्ष की उन अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमेशा अग्रगामी बने रहे। बात चाहे दादी नानी की कहानी की हो, बात चाहे चंदा को मामा बनाने की बात हो, बात चाहे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कविता के माध्यम से तारों को खुश करने की बात हो, बात हमारे धर्म ग्रंथों की हो या पुराणों की हो, बात हमारे अंतरिक्ष के रिश्तों की हो या नातों की हो, हमने हरदम अंतरिक्ष से अपना कोई ना कोई संबंध निकाल ही लिया है। हमने कभी आकाश गंगा को सप्तऋषि का नाम दिया, तो कभी हमने तारों को देखकर उसकी गहनता का अनुमान लगाया, कभी हमने उन्हें अपने पुराणों से जोड़ा, तो कभी हमने उन्हें भविष्य की गाथाओं से ग्रंथित करने का प्रयत्न किया। लेकिन ये बातें केवल बातें नहीं थी, ये कल्पनाएं केवल कल्पनाएं नहीं थी, इनको यथार्थ रूप भी दिया जाना था। और इस यथार्थ रूप देने की शुरुआत हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 1961 के उस दौर से हुई जब सोवियत रूस ने पहली बार अंतरिक्ष में अपने कदम रखे। पहली बार उसने मानव सहित यान भेजा, लेकिन उसके जो ही कुछ ही पलों के बाद हमारे यहाँ का अपोलो यानी कि नासा, अब यहाँ हमारा का मतलब हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है, हमारे अंतरिक्षयान नासा ने अपोलो 11 के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा की धरती पर उतार कर ये साबित कर दिया कि वास्तव में अब अंतरिक्ष की जो गुत्थियां हैं वो अनसुलझी नहीं रहेंगी। अब हम उनको सुलझाने के लिए दर दर कदम नए कदम बढ़ाते रहेंगे और इन कदमों की रफ्तार ऐसी होगी किसी को शायद नहीं पता था। इन कदमों की रफ्तार शायद ऐसी होगी कि आज अंतरिक्ष क्षेत्र पर्यटन का क्षेत्र बन जाएगा। शायद किसी को नहीं पता था कि अंतरिक्ष में न केवल हम अपनी पृथ्वी का अवलोकन कर पाएंगे बल्कि पृथ्वी के ही साथ संबद्ध अन्य ग्रहों में भी अपनी बस्तियां बसाने की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। आज विश्व के कई सारे अंतरिक्ष यान और कई सारे खगोल विज्ञान के माध्यम से टेलीस्कोप के जरिए हम न केवल अपनी आकाश गंगा को तलाशने का प्रयत्न करते हैं बल्कि सुदूर अंतरिक्ष में व्याप्त उन छोटे छोटे ग्रहों और पिंडों का भी अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। आज हम 2G से लेकर 5G तक की तकनीकी की यात्रा की ओर आगे बढ़ आए हैं। आज हम सफलता के नए नए आयामों को गढ़ रहे हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से नए उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य उपग्रहों की कक्षा में भी, आकाश के अन्य उपग्रहों में भी उनको प्रक्षेपित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्ड याद रखना, प्रक्षेपित मैंने बोला है, उनको स्थापित नहीं बोला है, क्योंकि प्रक्षेपित जो वर्ड है ये यूपीएससी का है और ऑथेंटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ड है। ठीक है, आज हमने न केवल क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद ली, आज हमने न केवल बिग डेटा की मदद से, न केवल सुपर कंप्यूटर की मदद से अंतरिक्ष में अपनी गणनाओं को सुगम बना रहे हैं बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली नित्य नवीन परिवर्तन को भी काफी अच्छे से अवलोकित करते हैं। अब बात करते हैं अपने देश मुल्क भारत की, बात करते हैं उस देश की जिसके पुराणों और महाकाव्यों में भी ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो आज के आधुनिक रॉकेटों से मिलते हैं। बात चाहे ब्रह्मास्त्र की हो, बात चाहे पशुपात्र की हो या बात चाहे पुष्पक विमान की हो, इन सब ने कहीं ना कहीं, भले ही ये ठोस प्रमाणों के द्वारा अभी पुष्ट न हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में अंतरिक्ष की उस अभिलाषा को जागृत किए रखा, उस जुनून को, उस जिद को बनाए रखा कि भारत कब अंतरिक्ष की राह में आगे निकलेगा। और इसकी शुरुआत तो हम मध्यकाल में टीपू सुल्तान हो या राजा जयसिंह हो, उनके द्वारा निर्मित रॉकेट के प्रयोग या खगोल विज्ञान के प्रति उनकी वेधशालाएं एक सराहनीय कदम के रूप में आई। अंग्रेजों की दासता की बेड़ियों की गुलामी ने हमें भले ही तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन जो ही देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के वक्त हमारे सामने जो समस्याएं विद्यमान थी, उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए देश के उन युग द्रष्टाओं ने, देश के उन युग निर्माताओं ने अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाने का प्रयत्न किया।
और इन कदमों की जो प्रथम ताल थी वो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू हुई। ये दौर था उस 60 का जब भारत अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ाने की ओर उन्मुख हो रहा था। ये दौर था उस वक्त का जब इसरो के पास अपने यान को प्रक्षेपित करने के लिए कोई वाहन भी न था, लेकिन इसरो की उम्मीदें और उसके जुनून ने, उसकी जिद और उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसको साइकिल से यात्रा करके गगनयान तक पहुंचाने की एक उम्मीद जागृत की। सोचो, साइकिल को आप गगनयान से रिलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यही चीजें तो होती हैं जो एग्जामिनर को बेस्ट से बेस्ट बनाता है, एग्जामिनर को मजबूर कर देता है कि अच्छा अभी इसने साइकिल की बात की है और गगनयान तक जा रहा है, यानी कि बीच की यात्रा भी बताएगा। ठीक है, साइकिल से शुरू करने वाली यात्रा की बात आज गगनयान पर आकर खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही है। वास्तव में ये वो दौर था जब विश्व के महारथी अपने आप को रथियों से श्रेष्ठ रथी बना रहे थे, तब इसरो ने अपनी एक नन्ही सी शुरुआत की थी। और आज बदलते इस परिवेश में इसरो भारत को न केवल अंतरिक्ष के फील्ड में उन महारथियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि उन महारथियों के उपग्रहों को भी सस्ते से सस्ते दामों में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर रहा है। श्रेष्ठता की बात तो उस दिन सिद्ध हो गई जब इसरो ने 2014 में, सॉरी मैं यहाँ पे एक एरर सही करूंगा, 2014 नहीं था, 2017 था। ठीक है, शायद यहाँ पे मिस ये प्रिंटिंग हुई है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। हाँ, 2017 ही था कि इसरो ने 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करके न केवल रसिया जैसे विकसित देश के विकसित रिकॉर्ड को तोड़ दिया, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। मंगल मिशन को तो हमने इतने सस्ते दामों में भेज दिया जितने में तो विश्व के रॉकेटों का निर्माण भी नहीं होता। और ये दूर की संभावनाएं, ये दूर की आकांक्षाएं यहीं तक नहीं थमी, इन्होंने यहीं तक दिल को थाम कर नहीं बैठे रहे, बल्कि हमने एक उड़ान भरी। वो उड़ान थी चंद्रयान 2 की, वो उड़ान थी उस डार्क साइड की चंद्रमा के अध्ययन की जहां पे हमें पहुंचना था। ये दुर्भाग्य कहें या प्रकृति का खुशनसीबी कहें कि चंद्रमा के उस डार्क साइड को हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस असफलता ने इसरो को तोड़ा नहीं, उस विफलता ने इसरो को तोड़ा नहीं। इसरो के प्रमुख के शिवन ने हिम्मत नहीं हारी और उन आंसुओं की डोर को थामकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान रचने का संकल्प लिया। उसी वक्त उन्होंने घोषित किया कि इसरो बहुत ही जल्द चंद्रयान 3 की ओर कदम बढ़ाएगा। ये वास्तव में कोई एक मजाक नहीं था, ये वास्तव में कोई एक कहानी नहीं थी, ये वास्तव में कोई एक फिल्म की फ्लॉप होने की कहानी नहीं थी। ये देश के उन करोड़ों लोगों के दिलों की जान थी जिसको रात को 12 बजे टकटकी लगाए नजरों से हर एक भारतीय देख रहा था उस स्वप्न को साकार होते हुए कि जब कुछ ही चंद मिनटों की दूरी शेष थी तो कैसे हमने चंद्रमा से अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन धन्य है इसरो के वो सभी टीम मेंबर, धन्य है इसरो में काम करने वाले वो लोग जिन्होंने अपने किसी भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को बीच में नहीं रोका और संकल्प लिया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ की सुबह की पहली किरण के साथ इसरो गगनयान को प्रक्षेपित कर देगा। इसरो ये दिखा देगा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो मानव रहित विमान को न केवल भेज सकता है बल्कि उसको वापस भी ला सकता है, और अपनी प्रथम उड़ान में ही। आज हम सब की नजरें उसी ओर टकटकी लगाए हुए बैठी हैं। आज हम सब की नजरें उसी ओर उम्मीदों से देख रही हैं कि इसरो कब अपने उस गगनयान को आजादी की 75वीं वर्षगांठ में आजादी के उन युग दृष्टाओं को एक नया उपहार देगी। आज इसरो की इस विचार को, इसरो के इस संकल्प को, इसरो के इस जुनून को देखकर नए भारत के उस स्वप्न के साकार होने का आविर्भाव नजर आता है उन पुरोधाओं के संकल्पों के सच होने का, नजर आता है उन कलाम जैसे महान पुरोधा, महान श्रेष्ठ इस मिशन पर काम करने वाले लोगों का। एक दौर वो भी था जब क्रायोजेनिक इंजन के लिए इसरो जगह जगह तरसा था। एक दौर वो भी था जब क्रायोजेनिक इंजन के साथ साथ विश्व के कई देशों के द्वारा हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, हमारे ऊपर अवरोध खड़े किए गए, लेकिन हमारी गति थमने वाली नहीं थी, क्योंकि हम नदी के उस बहाव की तरह थे जो पहाड़ से निकलती तो जरूर थी, पत्थरों से टकराती तो जरूर थी, लेकिन अपने प्रवाह को कभी रोकती नहीं थी। हमने मंजिलों को खुद से बनाया,
हमने रास्तों को खुद से बनाया और ऐसे रास्ते हमने बनाए कि आज विश्व के बड़े से बड़े देश हमारे सामने नतमस्तक हैं। आज विश्व के लोग भी इसरो के इस प्रयास को बाहुबली मानते हैं। आज GSLV Mark 3 की अगर बात हम करें, इसरो के नाविक सिस्टम की बात करें, इसरो के IRNS-1 की बात करें या रोहिणी जैसे सैटेलाइट की बात करें, सब ने अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाया है। सुरक्षात्मक दृष्टि से भी इसरो नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक में जिस तरीके से हमने नाविक का उपयोग किया, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ हमने अपने डिफेंस सिस्टम को जिस तरीके से मजबूत किया, दुनिया हमारे उपग्रहों को किसी भी नज़र में अंतरिक्ष में बाधित करने का प्रयत्न न करे, इसके लिए हमने मिशन शक्ति लॉन्च किया। हमने अपने उपग्रहों की लागत क्षमता को और कम करने के लिए RLV-TD जैसे रियूजेबल मिशन पे भी काम किया और आज इसरो उसी ओर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इसरो ने एक नया कीर्तिमान और रचा। हमने खोज की उस फ्लू इलेक्ट्रॉन्स बबल्स की जिसके माध्यम से हम अपने क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल को और सस्ता बना सकते हैं, उसको और उपयोगी बना सकते हैं। ये वास्तव में इसरो की एक प्रेरणा का परिणाम है जो उसने उस साइकिल से ली थी। ये वास्तव में उस संकल्प का परिणाम है जो विक्रम साराभाई ने देखा था। ये वास्तव में उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसे सतीश धवन ने क्रियान्वित किया था। ये वास्तव में उस K-7 का परिणाम है जिसके आंसुओं की बूंद में 130 करोड़ युवाओं का, 130 करोड़ भारतवासियों का संकल्प निहित है। ये वास्तव में कोई एक देश का परिणाम नहीं है, ये वास्तव में उस विश्व के लिए मानवता का एक अध्याय है। ये शुरुआत है उस अध्याय की जहां पे अंतरिक्ष में भी मानवता का प्रसार हो। ये शुरुआत है उस दैदीप्यमान संकल्प की जो कि इसरो ने शुरू में ही लक्ष्य किया था। हमने देखा है कि विक्रम साराभाई ने अपने एक स्टेटमेंट में जब उनसे पूछा गया कि इसरो का वास्तव में मूल लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में जवाब दिया था कि हमारी रुचि इस बात में नहीं है कि हम दुनिया विकसित देशों को पूरी तरह बाधित करें। हमारी रुचि इस बात में भी नहीं है कि हम विश्व के साथ अन्य ग्रहों पर जाकर अपनी महत्वाकांक्षी प्रेरणा को साकार करें। हमारी तो रुचि इस बात में है कि हम मानवता का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कल्याण करें। हम मानव रूपी इस समस्या को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुलझा सकें उसको सुलझाने का प्रयत्न करें और इसी सुलझाने की दिशा में हम आगे निकल चुके हैं। हम निकल चुके हैं एक नए भारत को गढ़ने के लिए। हम निकल चुके हैं सबके साथ और सबके विश्वास को संकल्प में क्रियान्वित करने के लिए। हम निकल चुके हैं अपने अंदर की उस अद्भुत असीम संभावनाओं को बाहर निखारने के लिए। हम निकल चुके हैं उस अद्भुत और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जो आने वाले कल में इस दुनिया को अंतरिक्ष की सैर कराएगा, जो आने वाले कल में ब्रह्मांड में छिपी हुई उन अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाएगा, जो ये बताएगा कि आखिरकार हम क्यों आए, जो ये बताएगा कि आखिरकार हम कब आए, जो ये बताएगा कि हमारा अस्तित्व कब तक है, जो बताएगा कि हमें इस अस्तित्व में रहने के लिए और क्या करना होगा। और इसी दिशा में इसरो अपने प्रयास अनवरत रूप से बनाए हुए है। न ये कभी रुका है, न कभी ये रुकेगा, न ये कभी थमा है, न ही ये कभी थमेगा, बल्कि नए नए कीर्तिमान गढ़ के अपने आप को इस विश्व के इतिहास के फलक में अपना नाम रोशन करेगा, क्योंकि ये नया भारत है, क्योंकि ये नया इसरो है। ऐसे लिख दो, सोचो आपको कितने अंक देगा वो, क्योंकि आपने हर एक चीज को लिंक किया है। आपने एंशिएंट से लगा के करंट को लिंक किया है, आपने पास्ट से लेके प्रेजेंट को लिंक किया है, आपने फ्यूचर के बारे में भी बता दिया, आपने हर एक चीज को लिंक किया है। तो ये चीजें आपको करनी है। और ये तो हम आपको तब बोल रहे हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है, केवल वही पॉइंट है, उसी के हिसाब से हमें एक एक चीज को लिंक करना है। जब हम आपको PDF देंगे तो आपके पास वहाँ सारे पॉइंट होंगे, आप उसको कहानियों से गढ़ सकते हैं, कई किताबें आप पढ़ते हैं उनसे आप गढ़ सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको विज्ञान पत्रिका किताब पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए। विज्ञान पत्रिका में जितना स्पेस के बारे में आया है हमने सब आपको लिंक कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम 1200 शब्दों में लिख पाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है 1200 किताबें पढ़ लें जरूरी नहीं है, लेकिन 1200 शब्दों में लिखने की हमारे अंदर क्षमता है, तो वो क्षमता है, आप लिख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ऐसे समझ में आया, आपको ये पूरी कहानी समझ में आई। कहानी के साथ साथ आप ये समझ पाए कि हाँ, किसी भी विषय में
कुछ भी अगर ना पता हो तो हम पॉइंट को कैसे कहानियों की तरह गढ़ते हैं और गढ़ने के बाद किस तरीके से हम उसको बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ को देखें, इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनें, तब आप जाकर लिखें। आज वैसे भी संडे है, संडे को हम आपको कोई भी आंसर राइटिंग नहीं देते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप आज पूरे दिन सोचें, सोच समझ कर लिखें और लिखने के बाद अच्छे से इसका उत्तर दें। ठीक है, आप इसमें क्यूटेशन का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी क्यूटो का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, वो आपकी मर्जी है। ऑलरेडी हम ऐसे जो इंपॉर्टेंट्स लाइन है वो आपको शेयर करते रहते हैं, इस पेज से भी हमने शेयर की होगी, आप उसको देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, या आप गूगल पे सर्च करके इस पेज से रिलेटेड जो भी आपको बेहतरीन स्टेटमेंट मिले, कविताएं मिले, पंक्तियां मिले, आप उनको यहाँ पे लिपिबद्ध कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का ऐसे समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट संडे एक नए टॉपिक के नए ऐसे के साथ। मे भी हो सकता है नेक्स्ट संडे आपको वुमेन्स पे कोई एक ऐसे मिले, हालांकि वुमेन्स पे हमने आपको कवर करा दिया है, बट अगर वुमेन्स पे नहीं मिलेगा तो मे भी हो सकता है न्यू इंडिया पे आपको कोई ऐसे मिले। ठीक है, तो इन 2 में से देखेंगे हमारी टीम किस चीज़ पे आपको डिस्कस कराने के लिए कहती है, तब हम उसी चीज़ पे देखेंगे। हो सकता है न्यू इंडिया, मे बी 100% न्यू इंडिया पे मान कर चलना, क्योंकि न्यू इंडिया समय की दरकार है। ठीक है, और स्पेस से भी रिलेट हो गया है, तो आपके लिए काम आएगा आगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट संडे आपके साथ ऐसे शेयर करेंगे, यानी कि 18 तारीख को। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।